नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अच्छी खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें, बात होगी राज्यवार खबरों की और खेलों की दुनिया की भी बड़ी हलचल आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना महामारी से भारत में हुई मौतों पर WHO के अनुमान पर सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपयोग किए गए मॉडलों की वैधता पर उठाए सवाल। कहा, भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए बेहद मजबूत व्यवस्था मौजूद। हीट वेव मैनेजमेंट और मॉनसून की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक। NDMA और मौसम विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों की दी जानकारी। प्रधानमंत्री का किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण संबंधी अंतिम आदेश पर किए हस्ताक्षर। सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव। अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार 9 सीटें होंगी आरक्षित। स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना घुसपैठ और तस्करी को रोकना मुश्किल। उत्तर 24 परगना जिले में BSF के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन। BSF की फ्लोटिंग सीमा चौकियों का किया उद्घाटन। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की बड़ी साजिश नाकाम। बॉर्डर पर BSF को मिली सीमा पार सुरंग। हरियाणा के करनाल में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, 4 गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों और नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील की है। मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम आज बहुत प्रेरणादायी है। वहीं राज्य सरकारों को भी सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाना चाहिए। हालांकि विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सेना प्रमुख बनने के बाद उपराष्ट्रपति के साथ उनकी ये पहली मुलाकात थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने कोविड की तीसरी लहर में अच्छा प्रबंध किया है। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को जो भी निर्देश दिए उन्होंने उन पर अच्छे से अमल किया। तीसरी लहर में दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है। दुनिया की स्थिति हम देखें, कई देश में अभी भी लॉकडाउन है। कई देश की इकोनॉमी अभी झोंका खा रही है। कई देश में केस अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने थर्ड वेव में बेस्ट मैनेजमेंट किया, केस को आगे बढ़ते हुए रोका। कारोबारी गतिविधियों में तेजी आने और उससे रोजगार में नए सिरे से वृद्धि होने से सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार आया है। अप्रैल में यह 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अप्रैल में बढ़कर 57.9 पर पहुंच गया है। मार्च में यह 53.6 पर था। देश ने चालू विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि चीनी निर्यात वर्ष के दौरान 90 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष में अप्रैल तक बढ़कर 3.42 करोड़ टन हो गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3 करोड़ टन था। निर्माण क्षेत्र की कंपनी L&T को बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक बड़ा ठेका मिला है। इसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए 116 किलोमीटर के मार्ग पर हाई स्पीड गिट्टी रहित ट्रेन ट्रैक कार्यों का निर्माण करना है। L&T कंस्ट्रक्शन को यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिली है। यह अनुबंध 2500 और 5000 करोड़ रुपए का है। इस बीच का है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वर्ष 2021 में रिकॉर्ड संख्या में लोग पर्याप्त भोजन से वंचित रहे और यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य उत्पादन प्रभावित होने से यह स्थिति और भयावह होने जा रही है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक 53 देशों में करीब 19.3 करोड़ लोगों को 2021 में
खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा और यह स्थिति संघर्ष, असामान्य मौसम और कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभावों की तिहरी मार की वजह से उत्पन्न हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को अपने खुफिया सलाहकार बोर्ड में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। राष्ट्रपति का खुफिया सलाहकार बोर्ड उनके शासकीय कार्यालय में एक स्वतंत्र निकाय है। रिचर्ड वर्मा अभी जनरल काउंसिल और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी फॉर मास्टरकार्ड के प्रमुख हैं। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। भारत ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर WHO की ओर से जारी अनुमान पर आपत्ति जताई है और इसके लिए उपयोग किए गए मैथमेटिकल मॉडल्स पर भी सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता को देखते हुए कोरोना से बड़ी संख्या में हुई मौतों का अनुमान लगाने का WHO का तरीका उचित नहीं है। इसमें उपयोग किए गए मॉडलों की वैधता, विश्वसनीयता और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो बेहद मजबूत है, जिससे हमारे पास प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से पेश किए गए नए अनुमान के मुताबिक भारत में 2020-21 के दौरान कोरोना से 47 लाख से अधिक मौतें हुई। मंत्रालय ने कहा कि गणितीय मॉडल के उपयोग पर भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद WHO ने उसकी चिंताओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया और ये अनुमान जारी किए हैं। WHO के अनुमान के मुताबिक पिछले 2 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने कोरोना वायरस या स्वास्थ्य पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई है। ये देशों की ओर से मुहैया कराए गए आधिकारिक आंकड़े 60 लाख मौतों के दुगने से भी अधिक है। ज्यादातर मौतें दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं। जम्मू कश्मीर पर 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से संबंधित अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश की एक प्रति और रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का विवरण शामिल होगा। इसके बाद एक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से आदेश जारी किया जाएगा। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व वाले आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें हैं जो हमेशा रिक्त रहती हैं। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है। आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त सीट का भी प्रस्ताव रखा है। अभी तक कश्मीर संभाग में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं। मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य हैं। तो जो 90 अपनी एसीज हैं, उनमें से जो 43 हैं वो हमारी जम्मू रीजन में हैं और 47 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वैली रीजन में हैं और 5 हमने जो बनाई हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं। और उसमें ये बड़ा ध्यान रखा गया है कि सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल नंबर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करी गई हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से करी गई हैं। और उसमें से भी जो हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो गई हैं हमारी जो वैली में हैं और 6 जो हैं जम्मू रीजन में की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, डीलिमिटेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में अगर रिपोर्ट की बात करें तो काफी समय से इसका इंतजार भी था। अब इस रिपोर्ट की क्या बड़ी बातें अब तक सामने आ पाई हैं और इसका प्रभाव आगे हम कैसे देखेंगे? प्रीति, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि इस रिपोर्ट का बहुत लंबे अरसे से इंतजार था, क्योंकि कोविड के दौरान बीते साल ये रिपोर्ट आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिला और 6 मई को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था। उससे पहले ये रिपोर्ट आ चुकी है। प्रीति, अगर इस रिपोर्ट की अहमियत को हम देखें, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जम्मू संभाग की ये शिकायत रही है कि उन्हें प्रतिनिधित्व पूरा नहीं मिल पा रहा है, जम्मू की आवाज़ पूरी तरह नहीं मिल पा रही है, तो जम्मू में सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात जो मुझे नज़र आती है कि डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अनुसूचित जाति के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, उनकी सीटें आरक्षित की गई हैं। इससे जम्मू और कश्मीर पूरे रीजन में
अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ गुर्जर, बकरवाल समेत कई ऐसी अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। उनकी हमेशा से ये शिकायत रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो प्रावधान किए हैं, उसके तहत उन्हें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीति, अगर हम देखें, सरकार ने लगातार कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इसी के चलते हम देखते हैं वहाँ पंचायत स्तर के चुनाव हो, उनमें भी बदलाव किया। जो लंबे अरसे से शिकायत महिलाओं की रही है कि उन्हें पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, अनुसूचित जाति को भी वहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व मिला। इसी तरीके से कोशिश की गई है। ये साफ नजर आ रहा है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में कि पूरी तरीके से अनुसूचित जाति को हो या फिर किसी क्षेत्र को हो, हर एक का विशेष ध्यान रखा गया है। काफी लंबी तैयारी के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जम्मू को जो शिकायत थी, कश्मीर संभाग में जो शिकायत थी, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो शिकायत थी, वो शिकायत दूर होगी। प्रीति, अब जो नजर ये होगी आने वाले समय में, ये देखना होगा कि जो चुनाव होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर होते हैं, या फिर जो वादा किया गया था कि प्रदेश का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, उसके तहत होते हैं। क्योंकि अब पूरी जिसका इंतजार था, इस डिलिमिटेशन कमीशन की परसिमन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार था, वो हो गया है। और ज्यादा इसका हमें विरोध भी उस तरीके से, जैसे जब ड्राफ्ट की रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों ने, वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने शिकायत दर्ज की थी। लेकिन क्योंकि वो हम आगे जब ये बात बढ़ी तो हम देखते हैं कि उनका भी विरोध कम हुआ है। ऐसे में ये बहुत अहम है और जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 2019 के बाद जब से अनुच्छेद 370 वहां निष्प्रभावी हुआ है, उसके बाद से वहां लगातार सरकार की कोशिश है कि वहां पर जो लोकतांत्रिक बिल्कुल नविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। डिलिमिटेशन को लेकर जो रिपोर्ट है, उसके बड़े पॉइंट्स, बड़ी बातें आपने हम तक पहुंचाई। नविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बीएसएफ ने दावा किया है कि आगामी अमरनाथ यात्रा में बाधा पहुंचाने की पाकिस्तान के आतंकवादियों की साजिश को उसने नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 150 मीटर लंबी सुरंग का पता चला है। जम्मू क्षेत्र में इस संबंध में चेतावनी जारी की गई है। साथ ही बताया गया है कि सुरंग हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई थी। इसका मुहाना 2 फुट चौड़ा है और इससे अब तक बालू की 21 बोरियां बरामद की गई हैं। साथ ही बताया गया है कि सुरंग के संबंध में सभी जानकारी जुटाई जाएगी। यह सुरंग सीमा चौकी चक फकीरा से 300 मीटर की दूरी पर और सीमा पर भारत के अंतिम गांव से 700 मीटर की दूरी पर जाकर खुल रही थी। आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये बहुत बड़ी एक सफलता मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रूप्स ने ये दी है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें एक अहम कड़ी के आधार पर यह टनल को खोजा गया है। हरियाणा के करनाल में आज एक वाहन से हथियार, विस्फोटक और आरडीएक्स बरामद किया गया है। वाहन में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर बस्तारा टोल प्लाजा के निकट 4 लोगों को पकड़ा गया जो पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पास से 2.5 किलो और के 3 आईईडी कारतूस और एक पिस्तौल बरामद की गई है। पाकिस्तान से एक व्यक्ति हरविंदर सिंह रिंडा के संपर्क में ये तमाम लोग थे जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और ऐप के जरिए उन स्थानों की जानकारी भी भेजते रहे जहां विस्फोटक और हथियार पहुंचाने होते हैं। हरविंदर सिंह रिंडा ड्रोन की मदद से फिरोजपुर के खेतों में हथियार और विस्फोटक भेजता था। प्रारंभिक जानकारी से भी पता चला है कि आरोपी कुरियर कर्मी के रूप में काम कर रहे थे और इन हथियारों और गोला बारूद को एक इनोवा वाहन में भरकर तेलंगाना के आदिलाबाद ले जा रहे थे। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है, वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,30,000 रुपये के आसपास की बरामद हुई है।
जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि लू या आग की घटनाओं में जान माल के नुकसान से बचने के लिए सभी उपाय किए जाएं। साथ ही कहा कि गर्मियों में वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए समग्र प्रयासों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को बारिश के मौसम में बाढ़ से निपटने की एक योजना तैयार करने की सलाह दी है। उन्होंने एनडीआरएफ को बाढ़ संभावित राज्यों में तैनाती योजना बनाने की सलाह दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने तटीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी अलर्ट समय पर प्रसारित करने सहित तमाम एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का सक्रिय उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। बैठक में एनडीएमए और मौसम विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस समय कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री यूरोप के 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर डेनमार्क से पेरिस पहुंचे। भारत और फ्रांस के बीच शिखर वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालात और आतंकवाद जैसे द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, जलीय अर्थव्यवस्था, सैन्य, परमाणु क्षेत्र में सहयोग और लोगों के बीच संबंधों समेत दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की है। साथ ही दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श हुआ है। बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस बयान में कहा गया कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग को बढ़ाकर नए क्षेत्रों में विस्तार करके और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को और विस्तृत करके साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने बीएसएफ की इन फ्लोटिंग सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बोट एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। यह एम्बुलेंस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भ्रमण करके जवानों की सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इससे पहले अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा के हरदासपुर बीओपी पर सीमा प्रेरी सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना घुसपैठ और तस्करी को रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अपनी सीमाओं को घुसपैठ और तस्करी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है, चाहे बंगाल की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे गुजरात की, ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। मगर हम सीमा पर है, हमारे अधिकार है सीमा की सुरक्षा के, संविधान प्रदत्त अधिकार है। इसका उपयोग करते हुए ये पूरे क्षेत्र को हम अभेद बनाएं, घुसपैठ से भी और तस्करी से। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हरदासपुर में बीएसएफ जवानों के साथ भोजन भी किया। साथ ही गृह मंत्री ने हरदासपुर बीरभूम में मैत्री संग्रहालय का शिलान्यास किया और मैत्री प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी मौजूद रहे। आज की खबर को अब टीवी के साथ साथ संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर भी देखा जा सकता है। साथ ही संसद टीवी कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद राज्यवार खबरें, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। बल जाऊंगे तोए रख ले दीवार, तोए
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब का ही ये शेर है। उसी को लेकर हम चल रहे हैं आगे इस एकम सख्त प्रस्तुति में। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साथ हरिद्वार में नए भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म के भी पर्याप्त अवसर हैं। दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा। सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वो सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। डीएमके के सांसद अपना 1 महीने का वेतन संकटग्रस्त श्रीलंका को दान देंगे। डीएमके की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन पहले ही इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में राज्य में शीर्ष 10 स्थान और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर में घुमाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा। निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 जून को राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भेजकर भूख से लड़ने में मदद कर रहा है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक प्रतिनिधिमंडल ने यह समझने के लिए भारत का दौरा किया है कि आखिर वो कैसे इतने अच्छे तरीके से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की खरीद करने के साथ साथ उसकी टेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम दे रहा है। राजस्थान के जोधपुर में ईद के मौके पर हुए उपद्रव के सिलसिले में अब तक 211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शहर में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। पुलिस के मुताबिक शहर में स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। हैदराबाद के सरूर नगर में झूठी शान के नाम पर हत्या का एक मामला सामने आया है। परिजनों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर लड़की के भाई ने युवक की हत्या कर दी। इस मामले में महिला के भाई और आरोपी रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है। केदारनाथ में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों को ठंड के हिसाब से यात्रा करने की हिदायत दी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में अभी 2 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं पूर्वा हवाएं चलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। पुडुचेरी में आज से 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के कारण 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है। यहां 28 मई तक बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि अगर अभिभावकों को महंगी शैक्षिक सामग्री और ड्रेस किसी विशिष्ट विक्रेता से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बिहार और तेलंगाना की एक सीट है। 12 मई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 मई को होगी। 30 मई को इन सीटों पर मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। संसद परिसर में आज राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बच्चों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों ने तरह तरह की ड्राइंग और पेंटिंग बनाई, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 10 मई को इस प्रतियोगिता के विजेताओं को राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू सम्मानित भी करेंगे।
और अब बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका में संसद के उपाध्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान के जरिए हुए चुनाव में सरकार समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली है। इसे संकटग्रस्त राजपक्षे परिवार के लिए अहम जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस जीत से सत्तारूढ़ SLPP गठबंधन की संसद में बहुमत साबित करने की क्षमता भी परिलक्षित हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था के कथित कुप्रबंधन के चलते श्रीलंका में सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने देश के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों को फिर अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि पूर्वी हिस्से में रूसी हमलों का करारा जवाब दिया गया है। वहीं मारियोपोल में इस्पात संयंत्र में खूनी लड़ाई तेज हो गई है, जहां यूक्रेनी बल सुरंगों और बंकरों में छिपकर रूसी हमले का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन और रूसी सुरक्षा बलों के बीच अब गांव-गांव में लड़ाई चल रही है। रूसी बल पूर्वी यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र डोनबास में लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रूस ने इस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, जहां उसके समर्थक अलगाववादी यूक्रेनी बलों से लड़ रहे हैं। रोबोटिक्स की दुनिया में रोजाना नई नई खोज हो रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन इटली में रोबोट से अब पत्थरों को तराशने का काम भी लिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इसी अनोखी तस्वीरों के साथ। अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।